Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to study one more type of clause. We had discussed two types of clauses in the previous video and the last type was left, so we are going to discuss that. In addition to that, we are also going to discuss how to join मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस वीडियो में बेसिकली बच्चों हम एक थर्ड टाइप ऑफ क्लॉज डिस्कस करेंगे। हमने दो टाइप्स ऑफ क्लॉज वीडियो नंबर 7 में डिस्कस कर ली थी, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और अब उनको ज्वाइन करने का तरीका भी सीखेंगे, प्लस एक तीसरी टाइप ऑफ क्लॉज जो रह गई थी उसको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे ज्वाइन करते हैं। अगर हम पहले मेन क्लॉज जुमले में लगाएं और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाएं तो दरमियान में कोई कॉमा या पंक्चुएशन नहीं आएगी। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ जाए और फिर मेन क्लॉज लगाई जाए तो फिर पंक्चुएशन आएगी। अभी जब आप एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Whenever lazy students complain, अब इसके बाद चूंकि हमने पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाई, ये रेड कलर में सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी है, फिर उसके बाद कॉमा आएगा और फिर उसके बाद मिसेस रमीज थ्रोज चॉक इरेजर्स एट देयर हेड्स, दिस इज द मेन क्लॉज। तो इसके से पहले हमें कॉमा लगाना है। अगर इसको हम उलट के कर देते, मिसेस रमीज थ्रोज चॉक इरेजर्स एट देयर हेड्स Whenever lazy students complain, तो हमें मेन क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाने की सूरत में कॉमा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर whenever आ जाता जो कि खुद एक कनेक्टर है और वो दो जुमलों को जोड़ देता। इसी तरह की मिसाल ये देखिए, आमिर ran for the paper towels as water spilled over the glass and splashed onto the counter। अब ये येलो कलर में जो लिखी हुई है ये मेन क्लॉज है और जो रेड कलर में लिखी है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेले अपना मफहूम अदा नहीं करती, उसको साथ एक मेन क्लॉज की जरूरत होती है। तो फिर हमें ये जानने की जरूरत थी कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कैसे जोड़ें। अगर हम मेन क्लॉज को पहले लिखेंगे तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के शुरू में हमेशा कोई ना कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है, एज, व्हेनेवर, बिकॉज। तो इस सूरत में हमें बीच में कॉमा की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले रखा और फिर मेन क्लॉज को बाद में रखा तो फिर हमें कॉमा की जरूरत होगी, एक पंक्चुएशन की जरूरत होगी और फिर हम मेन क्लॉज लगा सकते हैं, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था वो शुरू में आ गया और वो दरमियान में जुमले को जोड़ने का मफहूम अदा नहीं कर सका। थर्ड एग्जाम्पल भी देख लीजिए, बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क, कॉमा, शी नेवर कैचेज रैट। चूंकि मेरी बिल्ली को दूध पसंद है इसलिए वो कभी भी चूहे नहीं पकड़ती। अब अगर हम इसको उलट कर देते, मतलब मेन क्लॉज पहले ले आते, शी नेवर कैचेज रैट बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क, उस सूरत में हमें बीच में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं थी और जो बिकॉज है, ये लफ्ज बिकॉज जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये दो जुमलों को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर देता। थर्ड टाइप ऑफ क्लॉज है जी रिलेटिव क्लॉज। अ रिलेटिव क्लॉज विल बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्लॉज के शुरू में हमेशा एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है, who, whom, whose, which या that। ये सब क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और ये जुमले के दरमियान में इस्तेमाल हो तो जुमले को दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम भी करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो उसमें आती है वो रिलेटिव एडवर्ब है, वो है when, where, why। यानी जो क्लॉजेस who, whom, whose, which, that, when, where और why के साथ शुरू हो वो रिलेटिव क्लॉजेस कहलाती हैं। रिलेटिव क्लॉज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब, यानी या ये जुमला या ये लफ्ज और या ये लफ्ज जो अभी आपको मैंने पढ़ के बताया ये शुरू में आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है और ये होती है इनकम्प्लीट थॉट। मैंने आपको शुरू की 7th वीडियो के शुरू में बता दिया था कि मेन क्लॉज के अलावा दोनों टाइप्स ऑफ क्लॉजेस यानी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस और रिलेटिव क्लॉजेस दोनों इनकम्प्लीट थॉट कन्वे करते हैं, कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं करते। रिलेटिव प्रोनाउंस भी एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं और उनके साथ वर्ब आएगा, फिर भी वो इनकम्प्लीट थॉट होगी। किस तरह से, आइए देखते हैं।
whom क्या है जी, relative pronoun. Mrs. Rameez is the subject. Hit in the head with a chalk eraser. Hit is the verb. तो आप देख लीजिए यही वाला स्ट्रक्चर है. सबसे पहले relative pronoun आया, फिर उसके बाद subject आया, फिर उसके बाद verb आया. Whom is the relative pronoun, Mrs. Rameez is the subject and hit is the verb. और ये पूरी की पूरी relative clause है. Whom Mrs. Rameez hit in the head with a chalk eraser. ये पूरी की पूरी relative clause है. दूसरी एग्जाम्पल, that water had spilled over the glass and splashed onto the counter. इसमें that is the relative pronoun, water is the subject, had spilled क्या है, verb, और इसी तरह splashed भी verb है. दो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं इसमें, और इसमें भी स्ट्रक्चर वही है कि रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. तीसरा जुमले को जरा गौर से देखिएगा. हमने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन भी बाज दफा एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, तो ये तीसरे जुमले में ऐसा हो रहा है. हु लव्स मिल्क, हु लव्स मिल्क, तो हु जो है वो बतौर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन है असल में जो कि बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है. Like subordinate clauses, relative clauses cannot stand alone as complete sentences. You must connect them to main clauses to finish the thought. जिस तरह से subordinate clauses अपना मफहूम पूरी तरह अकेले अदा नहीं कर सकती, इसी तरह relative clauses भी अपना मफहूम पूरी तरह अकेले अदा नहीं कर सकती, और उनको भी साथ एक main clause की जरूरत होती है ताकि वो माना पूरी तरह अदा कर सकें. Look at these revisions of the relative clauses above. ये जो ऊपर आपको हमने इस में relative clauses दिखाई थी, whom Mrs. Rameez hit in the head with the chalk, that water had spilled over the glass and splashed onto the counter, and तीसरी कौन सी थी, who loves milk. इन तीनों को जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह का मफहूम बनेगा. The lazy students whom Mrs. Rameez hit in the head with a chalk eraser soon learn to keep their complaints to themselves. अभी देखिए कि इस relative clause के शुरू में भी एक जुमला आया और आखिर में भी एक clause आई. शुरू में भी clause आई और आखिर में भी clause आई. इन दोनों clause ने मिलकर इसका मफहूम पूरा क्लियर कर दिया कि वो सुस्त तालिब इल्म जिनको मिसेस रमीज सर पे चौक इरेजर से मारती थी, जल्द ही अपनी कंप्लेंट्स अपने तक रखना शुरू हो गए. ये जो ब्लू कलर से है शो किया हुआ आपको, ये रिलेटिव क्लॉजेस हैं. माई कैट मानो हु लव्स मिल्क. हु लव्स मिल्क इज अ रिलेटिव क्लॉज, और उसको जब पूरे जुमले में डाला गया तो मफहूम ज्यादा अच्छी तरह अदा हो जाता है. My cat Mano, who loves milk, drinks it under the kitchen table where she enjoys it with great enthusiasm. मेरी बिल्ली मानो जिसको कि दूध पसंद है या जो दूध पसंद करती है, मेज की किचन मेज की टेबल नीचे बैठ के दूध पीती है, जहां पे वो उसे बहुत शौक से इंजॉय करती है. आमिर ran to get paper towels for the water, और ये relative clause ब्लू कलर में हमने लिखी है, that had spilled over the glass and splashed onto the counter. तो ये ब्लू हिस्सा शो करता है रिलेटिव क्लॉज, लेकिन रिलेटिव क्लॉज अपना मफहूम अकेले अदा नहीं कर सकती, तो इसलिए हमेशा इसको साथ मेन क्लॉज की जरूरत होती है. ये कुछ और रूल्स हैं जी रिलेटिव क्लॉज के बारे में, ये पढ़ लेते हैं. पंक्चुएटिंग रिलेटिव क्लॉजेस कैन बी ट्रिकी. पंक्चुएटिंग का मतलब है इनमें कॉमा लगाना या फुल स्टॉप लगाना या कोलन, सेमी कोलन, ये सब क्या कहलाती हैं, पंक्चुएशन. तो इनको पंक्चुएट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. यू मस्ट डिसाइड इफ द रिलेटिव क्लॉज इज असेंशियल और नॉन असेंशियल एंड देन यूज कॉमास अकॉर्डिंगली. रिलेटिव क्लॉज के मामले में एक असूल याद रखिए, अगर रिलेटिव क्लॉज के बगैर जुमला मुकम्मल होता है तो फिर हम उसमें कॉमा नहीं लगाएंगे. अगर उसके बगैर जुमला मुकम्मल होता है तो फिर हम उसमें कॉमा लगाएंगे, और अगर उसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता तो फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे. अगर उसके बगैर जुमला मुकम्मल होता है तो फिर हम उसे नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, और अगर उसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता तो फिर हम उसे एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज कहते हैं. ये एक दफा हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको
एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेज डू नॉट रिक्वायर कॉमास। जो एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेज हैं जिनके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता, उनमें कॉमा की जरूरत नहीं होती। A relative clause is essential when you need the information it provides। अगर उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो जरूरी है जुमले को मुकम्मल करने के लिए, तो उसे हम essential relative clause कहते हैं। The relative clause becomes non-essential and does require commas to separate it from the rest of the sentence। तो non-essential relative clause हैं, उनमें वो इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसके बगैर भी जुमला मुकम्मल हो सकता है और इसलिए उनमें हम कॉमा लगाते हैं। अब पिछले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दरमियान वाले जुमले में, एक दफा आप दरमियान वाले जुमले को अगर मेरे साथ पढ़िए, माई कैट मानो, ये ब्लू में जो लिखा है इसको छोड़ दीजिए और पढ़िए, माई कैट मानो ड्रिंक्स इट अंडर द किचन टेबल वेयर शी एंजॉयज इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। अब अगर आप देखें तो पूरा जुमला मुकम्मल है। मेरी बिल्ली मानो इसको किचन की मेज के नीचे पीती है जहां पर वो इसे बहुत शौक से एंजॉय करती है। अब हु लव्स मिल्क, ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज कही थी, ये यहाँ पर नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है। इसके बगैर भी जुमले का मफहूम पूरी तरह अदा हो रहा है। हु लव्स मिल्क एडेड इंफॉर्मेशन है, फालतू इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने इसको कॉमा के साथ सेपरेट किया है। इसके बरक्स आप इस पहले जुमले में देखिए, द लेजी स्टूडेंट्स whom Mrs. Ramiz hit in the head with a chalk eraser soon learn to keep their complaints to themselves। इसमें भी यहाँ पर कॉमा आना चाहिए। the lazy students कॉमा whom Mrs. Ramiz hit in the head with the chalk eraser, comma, soon learn to keep their complaints to themselves। इसका टेस्ट क्या है बेटा? अगर आप ये ब्लू वाली क्लॉज को बीच में से हटा दें और इसको पढ़ें, the lazy students soon learn to keep their complaints to themselves, तो फिर भी पूरा जुमला अदा हो सकता है। ठीक है, पूरा जुमले का मफहूम अदा हो सकता है। ये इसेंशियल नहीं है कि हम यहाँ पर ये क्लॉज डालें। ठीक, तो बुनियादी तौर पर ये टेस्ट है कि अगर उसके बगैर जुमला मुकम्मल होता है, रिलेटिव क्लॉज के बगैर जुमला पूरी तरह मुकम्मल होता है, तो हम कॉमा डालेंगे, और अगर उसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता तो फिर वो इसेंशियल रिलेटिव क्लॉज बन जाती है, और इसलिए फिर हम कॉमा नहीं डालते और बगैर कॉमे के उसका इस्तेमाल करते हैं। Read the sentences and decide if the bold words form a dependent, independent or relative clause। ये नाम चूंकि बुक में इस तरह से दिए हुए हैं तो हमने इसी तरह से लिख दिए, वरना ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ये मेन क्लॉज है, और रिलेटिव क्लॉज का नाम रिलेटिव क्लॉज है। अगर आपको याद हो तो 7th वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। Tahir did his homework before he went to bed। Before is a subordinate conjunction और ये subordinate clause है, ब्लू कलर से आपको शो की है। Isn't that the woman who lives across the road from you? ये relative clause है। Who is a relative pronoun और ये clause who से शुरू हो रही है, तो ये relative clause है। Because the test was so difficult, none of the students got a very good grade। बिकॉज ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रही है। शी इज वेरी फिट बिकॉज शी गोज रनिंग एवरी डे। वो बहुत चुस्त है, बहुत तंदुरुस्त है। बिकॉज अगेन क्या है? बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये लफ्ज बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लॉज शुरू हो रही है वो ब्लू कलर में हमने शो की है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नंबर 5th है, द पुलिस सेड द एक्सीडेंट दैट हैपेंड लास्ट नाइट वाज अनअवॉइडेबल। दिस इज अ रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, ये दैट हैपेंड लास्ट नाइट वाज अनअवॉइडेबल ये रिलेटिव क्लॉज है, इसलिए इसको हमने मैरून कलर से शो किया है। एक चीज दोहरा दूं, यहाँ पर बिफोर, बिकॉज और ये दूसरा बिकॉज, ये तीन जुमले जो हैं ये तीनों, इन तीनों में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, बिफोर, बिकॉज, बिकॉज। और हु रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए ये रिलेटिव क्लॉजेस हैं।
अगले जुमलों में I don't like Mondays, दिस इज सिंपली अ मेन क्लॉज, इसमें ना कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ, ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये मेन क्लॉज है। हैव यू सीन दोज पीपल हु वी मेट ऑन हॉलीडे, तो हु जो है बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव क्लॉज है। हु वी मेट ऑन हॉलीडे इज अ रिलेटिव क्लॉज। कैन यू टेल मी व्हाई यू सेड दैट, वाई यू सेड दैट अगेन क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। अगर आप पिछली वीडियो में याद करें तो वाई उन लफ्जों में से था जो जिनके वजह से ये रिलेटिव क्लॉज कहलाती है, और वाई, व्हेन, वेयर इनकी वजह से ये रिलेटिव क्लॉज बन जाती है। यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू रीड इन द न्यूज़पेपर, that is again a relative pronoun, that you read in the newspaper। ये मैरून कलर से लिख के आपको बताया है, फर्क कलर से बताया कि ये relative clause है। if you help me I will help you, if subordinate conjunction है, जिस तरह पिछली स्लाइड में because और before था, इसी तरह if भी subordinate conjunction है, तो if you help me क्या है, subordinate clause है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरह से समझ आ गया होगा और अब आप इन चीज़ों में फ़र्क कर सकते होंगे। चूंकि ये इस यूनिट की आखिरी वीडियो है तो हमने आपके लिए एक छोटा सा कोट रखा हुआ है और उम्मीद है कि आप इस कोट पे अमल भी करेंगे। अगर आपको याद हो तो इस पोएम का नाम था ड्रीम। अ ड्रीम written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action makes your dreams reality। तो बच्चों आप लोगों की उम्र ऐसी है कि इस उम्र में अगर आप ये बातें याद रखें और इन पर अमल करें तो जिंदगी में इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। बड़े बड़े ख्वाब खाली देख लेने से उनको हकीकत का रूप नहीं मिलता, बल्कि आपको उनको हकीकत में तब्दील करने के लिए पहले उनको गोल बनाना पड़ता है। गोल कैसे बनाना पड़ता है कि आप फैसला करते हो कि आज से 4 साल बाद मैंने ये काम पूरा करना है, चाहे वो कोई आपकी पढ़ाई की डिग्री है, चाहे वो कोई और आपने अपने लिए ऐसा गोल रखा है और आपने तारीख लिख दी कि इस तारीख तक मैंने ये पूरा करना है, तो इट बिकम्स अ गोल। एक ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहता है जब तक आप उसके तरफ कोशिश करना शुरू नहीं करते। तो जब आप तारीख लिख लेते हैं कि अब इस तारीख तक मैंने इसे पूरा करना है, तो वो एक गोल बन जाता है। अ गोल ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स बिकम्स अ प्लान। एक गोल को अगर आप एक्शन में तब्दील करते हैं, मतलब सोचते हैं कि अब इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, तो वो एक प्लान बन जाता है। तो गोल और प्लान में ये फर्क है कि गोल के आपने हिस्से करके सोच लिया कि पहला कदम ये उठाऊंगा, दूसरा ये उठाऊंगा, तीसरा ये उठाऊंगा, तो वो प्लान बन गया। अ प्लान बैक्ड बाय एक्शन, और जब उस प्लान पर आपने अमल करना शुरू कर दिया तो वो क्या बन जाता है, वो इवेंचुअली मेक्स योर ड्रीम्स रियलिटी। तो उस प्लान के डिफरेंट स्टेप्स पर, 3, 4, 5 स्टेप्स पर आपने एक्शन करना शुरू कर दिया, तो दिस बिकम्स योर रियलिटी। इवेंचुअली योर ड्रीम टेक्स द फॉर्म ऑफ योर achieved goal, a goal which you has achieved, and it becomes reality।